प्रदेश नंबर 1 पे है, चारों तरफ शोर है। और जिस प्रकार से मंत्री जी ने विस्तार से बताया, मैं एक बात मानता हूं, पहले वो ठेकेदारी प्रथा थी जो वो एक लूट थी अपने आप में, उसके साथ बहुत सारा शोषण होता था। उससे बचने के लिए सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ये भर्तियां निकालनी शुरू की, अच्छी बात है। लेकिन आज इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल आ गया है। सबसे पहला तो जब अप्लाई करते हैं, जो पोर्टल खुलता है उसका ही मालूम नहीं होता वो कब खुल रहा है, कब बंद हो रहा है। आज बहुत सारे हमारे युवाओं को तो इसका पता ही नहीं चलता ये कब खुला था और कब बंद हो गया। ये एक अपने आप में पोर्टल का बहुत बड़ा इशू है, जो पूरे प्रदेश का, ये नहीं कह रहा मैं एक किसी बच्चे का, पूरे प्रदेश के युवाओं का ये बहुत गंभीर विषय है। मैं इसके लिए सरकार को कहना चाहता हूं, इसके ऊपर जो है ना माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है ना चिंतन करना चाहिए। ये इससे युवाओं में बहुत बड़ा रोष है। दूसरा एक इसके अंदर आपने अभी इसमें मैं पढ़ रहा था, लगभग 1,06,000 अपॉइंटमेंट आपने कौशल रोजगार निगम के तहत आपने करवाई है, बहुत अच्छी बात है। उसमें कुछ टीजीटी पीजीटी के एजुकेशन विभाग में टीचर्स लगाए हैं, जो पहले पोस्ट निकाली थी वो विड्रा कर ली थी। तो क्या अब आगे सरकार का, अभी जो हमारी सदस्य किरण जी भी ने भी बताया कि आगे सरकार का कोई प्लानिंग है नहीं उनको स्थायी लगाने का, या इसी में कौशल रोजगार में। और आज ये अभी मंत्री जी ने बताया कि ये जो बच्चे लगाते हैं, मैं ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं जो बिल्कुल गरीबी रेखा में। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल गरीब के बच्चे एमए किए हुए हैं, बीटेक बच्चे। मैं परसों का यहां आने से एक दिन पहले, उस दिन संडे को मेरे पास सुबह सुबह एक मदीना गांव से मैं बताता हूं, एक बैकवर्ड क्लास का एक जो है बच्चा आया, उसके साथ में उसका फादर था। सुबह सुबह 8 बजे मेरे घर पे वो आके रोने लग गया। उसके बच्चे ने बीटेक कर रखी है सिविल इंजीनियरिंग से, और वो मेरे पास कौशल रोजगार निगम का मेरे पास है, मैं मुख्यमंत्री जी आपको भी दूंगा। वो कहने लगा कि इसमें मेरे बच्चे को पीएन के लिए अप्लाई कर रखा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं उस बच्चे की तरफ देखता रहा, मैंने कहा तू सिविल इंजीनियर होकर पीएन लगना चाहता है कौशल रोजगार निगम से, तू अपने आप को डेली तेरी डेथ होगी वहां पे, वो तेरा अंतरात्मा तेरे को मरेगी। मैंने उसको उसी टाइम मैंने अपनी कंपनी में लगाकर उसको 20,000 की नौकरी देकर उसको वहां भेजा। मैं कहा तू इससे अच्छा तो पढ़ा के कहीं भी, लेकिन अगर तू पीएन बीटेक करके अगर पीएन लिया तो ये इसका मैसेज समाज के अंदर, युवाओं के अंदर बहुत बुरा जाने वाला है। इस प्रकार के मैं इतने एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं, जो उस बिलो 1,80,000 से भी नीचे की कैटेगरी का जो एमए एमएससी बीटेक एमटेक बच्चे जो है, जो उसके अंदर उनका नाम नहीं आता, और 12th पास बच्चा जो है और उसके अंदर जो अपॉइंटमेंट उसको मिल रही है। तो कौन सी पारदर्शिता है ये, मैं जरा, ये गंभीर विषय है मुख्यमंत्री जी, आप इसको देखिए, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और उसके बाद एक बहुत बड़ी बात है, किसी को 6 महीने बाद हटा दिया जाता है बगैर कारण बताए, बगैर नोटिस दिए हुए, किसी को 8 महीने बाद, किसी को 1 साल के बाद में, कोई कारण नहीं है उनको, जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते अधिकारी, या व्हाट एवर जो भी रीजन रहता है, उनको घर भेज दिया अचानक। बच्चा सुबह जाता है, वहां से उसको मिलता है आज की छुट्टी का, आज आप नहीं दूसरा लगाएं। ये बहुत बड़ा रीजन है। उसके बाद मैं बात कर रहा था, जैसे हमारे अब पेपर बन रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा गंभीर है सवाल है। अभी एडीए का पोस्टें निकाली थी, 600 पोस्टें थी। पेपर किस चीज के? ये तो कौशल नहीं, ये उसी से रिलेटेड, मैं जो बात कर रहा हूं उसी से रिलेटेड है। मेरे ये रोजगार से रिलेटेड मामला है। मेरा कोई वो नहीं, मैं आपको एक छोटी सी, रोजगार अलग है, निगम की बात करें, निगम पे पूछा है, निगम की ये उसी के अंदर है। एडीओ लगाए हैं, उसके अंदर जो पेपर की जो 50% क्वालिफिकेशन नेगेटिव मार्किंग की कंडीशन लगा के इतना जटिल बना दे। मेरी सुनो, 600 में से 57 बच्चों को क्वालिफाई करके बैठो आप, और कोई बाकी सबको कौशल रोजगार, मैं वही बात, कौशल रोजगार में लगा दिया उनको। नहीं, वो ये है जी मेरे पास, ये अलग से आंकड़ा, अलग से कोई उठाना। ये बात मुख्यमंत्री ऐसा पेपर बनाओगे तो इसका मतलब सरकार हमारे बच्चों को बत्रा जी। अध्यक्ष महोदय जी, एचकेआरएन में कोई पेपर नहीं लिया जाता, ये एचकेआरएन के माध्यम से नहीं विषय है, ये तो एचपीएससी का। तो फिर एचकेआरएन का वो उसमें मामला नहीं, अभी एचकेआरएन के विषय पर ही सीमित रहे, बाकी चीजें नहीं। वो अलग मामला कुंडू साहब बैठिए। भारत भूषण बत्रा जी, हमारे बच्चे आगे सरकार की क्या व्यवस्था रहेगी, किस प्रकार से आगे बढ़ती, उनका
अपॉइंटमेंट होगी, आगे रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है उपाध्यक्ष महोदय। मेरा मतलब सिर्फ इस कौशल रोजगार में जो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं वो एक हो गया। ठीक है, धन्यवाद। उसको जिस प्रकार हमारी और लिस्टें आती हैं, ये लिस्टें उसके अंदर आनी, पब्लिक डोमेन पर आनी चाहिए, पता लगे किसके इसे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या नंबर मिले इसको, वो उसके बाकी कितने नंबर मिले, ताकि वो सेटिस्फाई हो। उसकी कोई लिस्ट नहीं लगाई जाती, सीधी लिस्ट आती है अपॉइंटमेंट। बैठो प्लीज। ये बहुत गंभीर पॉइंट है। सब कुछ करते तो तब भी इस बात के लिए संतोष होता कि अधिकारी ठीक काम करके सब कुछ ठीक करेंगे। आपने इंटेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो साथ में जिसको आपने टेंडर देना है, इस रिक्रूटमेंट का सब कुछ है, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी बीच में आपने डाल दिए। इसमें है कि इंटेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन ऑल द डिपार्टमेंट्स, बोर्ड, कॉरपोरेशन, स्टैट्यूटरी बॉडीज, यूनिवर्सिटीज, public sector undertaking, mission, authorities, etc. under the control of the government. Up to this, it's all right. It's very all right. But also private establishment which send to the निकल। अब इनको आपने अख्तियार दे दिए तो वो अख्तियार ये लिस्ट कहां से आएंगे? अभी करना है या बाद में कर लेना उसमें? आप तो अच्छे वाले विद्वान हैं, सारा लैंग्वेज पढ़ेंगे। ये तो जो इंडेंट देते हैं, अर्थात जिनको वर्कफोर्स चाहिए, वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी मांग सकता है इस कंपनी से, बोर्ड कॉर्पोरेशन भी मांग सकता है, इवन कोई प्राइवेट एजेंसी भी किसी को वर्कफोर्स चाहिए वो इनसे मांग सकता है। प्राइवेट वालों को कोई कंपनी में डाल करके हमने कोई रिक्रूटिंग एजेंसी नहीं बनाया है, केवल नहीं ऐसा नहीं है। मान लो दूसरे और मानो कोई एक नौकरी चाहिए, उसके लिए सरकार के पास आ जाए, अपनी नौकरी तो देने की बात नहीं। प्रश्न क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, सुन तो लो आप। एक फैसिलिटेशन दी है। मान लो सरकार को चाहिए 10,000 लोग, 10,000 में ले लिए, अब हमारे पास उसको मान लो नहीं है, कल को प्राइवेट वाला भी को कहता है कि हाँ इन्हीं शर्तों के ऊपर मुझे 100 लोग दे दीजिए, 500 दे दीजिए, 1000 दे दीजिए, और हम अगर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको भी 1000 लोग दे देते हैं तो हमारे एक दायरे में से निकल करके होकर जाएंगे, उनको भी तसल्ली रहेगी, उनका ईपीएफ, उनका प्राइवेट फंड, ईएसआई वो सारा कटना शुरू हो जाएगा। आज जो चीज प्राइवेट यानी ठेकेदारों के माध्यम से सारी चीजें चल रही थी, जिसका सरकार भी उपयोग करती थी, बोर्ड कॉर्पोरेशन उपयोग करते थे, यूनिवर्सिटी उपयोग करती थी, और प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर है, कोई फैक्ट्री वाला है, कोई कंपनी वाला है, वो भी वहीं से लेता था प्राइवेट वाले से। हमने एक सरकारी प्लेटफॉर्म दे दिया सबको। सरकारी प्लेटफॉर्म में अगर कोई लेता है, कल को हम एक ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बना रहे हैं, सुनिए, हम ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बना रहे हैं, जिसमें अभी तक तो सब प्राइवेट एजेंसी जो है विदेशों में नौजवानों को भेजती हैं और यहां से कबूतरबाजी होकर के दुनिया भर के इलीगल तरीके से भी जाते हैं। कितने ही केस बने हुए हैं। आज मान लो हम अगर सरकारी प्लेटफॉर्म दे देंगे जनता को कि भाई इसके माध्यम से आप जाओ, विदेश में नौकरी मिलती है, तो हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, हम क्या गुनाह कर रहे हैं? हम एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लोगों को, जनता को। हम कोई प्राइवेट लोगों के माध्यम से चयन करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कंपनी जो है, उस कंपनी में सारे जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं वही हैं, केवल प्राइवेट को फैसिलिटेशन दिया है, भाई आपको भी आदमी चाहिए, हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास लोगों ने अप्लाई किया है, सरकार को भी, बाहर भी, जहां जरूरत है, नॉर्म्स वही रहेंगे जो उस कंपनी के हैं। गीता जी वो बत्रा जी बोल रहे हैं, क्या बताएंगे कि आज तक कितनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने आपके निगम के थ्रू लिस्ट एम्प्लॉयमेंट दी? बता दीजिए मंत्री जी बता दीजिए, आप ना बताएं कि कितने लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दे दी है। ये चलो। सेकेंडली कि इस मेरिट लिस्ट को कौन डिसाइड करता है? जो है मैंने परफॉर्मा जो बनाया है, सारा कुछ मैंने है, इस मेरिट लिस्ट को कौन डिसाइड करता है? उसके बाद ये था कि खानपुर भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज के अंदर 32 एम्प्लॉइज वहां पर रहे, ऑलरेडी वहां पर वर्क कर रहे थे, और वहां पर आप प्राइवेट प्लेयर्स की बात की, वहां पर एक ठेकेदार ने निगम को लिस्ट दी और उनको अप्लाई कर दिया। आप कहते कि प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है, आप कहते कि प्राइवेट प्लेयर्स का नाम ही नहीं है। अगर प्राइवेट प्लेयर्स का नाम नहीं है, या जिनको आप एम्प्लॉय करने के लिए जो मेरिट आपके पास नाम रिकमेंड करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। फिर प्राइवेट प्लेयर ने ये लिस्ट कैसे दे दी और निगम ने उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दी और उनको हटा दिया। वंस जो भी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी हो रही है, नौकरी कर रहे हैं, उसको आप किस कैपेसिटी में हटा रहे हैं, इस बात का उत्तर चाहिए कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल, और ये पिटीशन कमेटी के सामने भी मैटर आया है, एंड गवर्नमेंट हैज एडमिटेड दैट दिस फ्रॉड हैज बीन कमिटेड एंड इंक्वायरी शुड हैव बीन देयर, और इसका रिप्लाई भी आप दें, एंड एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड।
और उन्होंने कहा मेरिट पे हम लेते हैं। जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, उसको तो मेरिट बता रहे हो आप, उसमें नंबर दे रहे हो भी इतनी आमदनी से कम होना चाहिए, इतनी आमदनी इतनी होगी तो इतने नंबर मिलेंगे। ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, मेरिट नहीं है। और कौन तय करता है कि किसकी कितनी आमदनी है? परिवार पहचान पत्र से करते हो आप। परिवार पहचान पत्र कौन तय कर रहा है? कोई तहसीलदार है, और जो इनकम सर्टिफिकेट या तो कोई तहसीलदार देगा या एसडीएम देगा या कोई मास्टर दे देगा, जो उसको पहचान पत्र आपने लगा रखा है वो दे देगा। उसको क्या मालूम है कि कितना पहचान पत्र है? और मेरिट की सवाल को क्राइटेरिया क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है और क्या प्रक्रिया है? HSSC है, HPCC है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्होंने टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, मेरिट देखते हैं। इसमें कौन सी मेरिट देखी? कोई जो प्रक्रिया वो अडॉप्ट करे हुए हैं वो कोई करी है इसने? फिर अगर उसी हिसाब से करना तो उनको डिसॉल्व करो। SSB की और HSP हरियाणा पब्लिक सर्विस की जरूरत क्या है? ये एक खिलवाड़ है और इस बात को बिल्कुल हम वो नहीं करेंगे। ये भविष्य के साथ खिलवाड़। मैं आपको एक दिखाता हूं कितना तमाशा हो रहा है इसमें। स्पीकर साहब, ये मेरे एक इसको श्रीमती सीमा देवी, ये रोजगार कौशल रोजगार के तहत भर्ती करी गई TGT, और 6/12 को भर्ती करी गई और 9/12 को निकाल दी गई। उसने मिठाई बांट दी, 9/12 को निकाल दिया क्योंकि अब रेगुलर यहां आ गई। तो ये क्यों खिलवाड़ कर रहे हो ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ? ये खिलवाड़ है और ये एक चोर दरवाजा खोला गया है। सारे कॉन्ट्रैक्ट ना कोई क्राइटेरिया है, ना मेरिट है, क्राइटेरिया इनकम का कर दिया, ना इनकम सर्टिफिकेट कौन दे रहा है। इस किस्म की जो है खिलवाड़ मत करो इनके साथ कहीं भी। इसका जब ये बनाया था उस समय मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये ठेका प्रथा खत्म करने के लिए है। ये ठेका प्रथा खत्म हो रही है, सरकार खुद ठेकेदार बन रही है। ठेका प्रथा 2 साल के लिए आप भर्ती कर रहे हो, 30,000 रुपए दे रहे हो, ना उसकी प्रमोशन है ना आगे कोई है, कच्चा ही रह जाएगा सारी उम्र। और कितने दिन रहेगा कच्ची नौकरी के लिए? ठेका प्रथा क्या थी? ठेका प्रथा यही थी, कच्ची नौकरी थी। वही आप काउंट कर रहे हो। चलो मैं इसमें जाता टेंडर पे जो होता है, बहुत सारे सवाल खड़े। अब ये 32 के 32 आपने देखा। ऐसा काम है, इसी खिलवाड़ मत करो, इसको तुरंत बंद करो। नहीं, मुख्यमंत्री जी हमारे इस बात को पूरा बोलने तो दो। अच्छा बोलो। आपने कहा कि ये ठेका प्रथा खत्म करेंगे और एक तरफ कहा आपने कि 25,000 हम भर्ती करेंगे इसमें अभी थोड़े दिन पहले। इसका मतलब ये 25,000 पोस्ट खत्म कर दोगे आप। जो 25,000 भर्ती करोगे तो 25,000 पोस्ट खत्म कर दोगे, यही मतलब हुआ ना? तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो? 1,82,000 खाली जगह आपकी सीधी भर्ती करो। और कोई क्राइटेरिया पढ़े लिखे बच्चों को जो मतलब अफसर लग सकते हैं, आगे जा सकते हैं, उनको कम तनख्वाह में रखना एक उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये हरियाणा के लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम बिल्कुल इसको वो रिजेक्ट करते हैं। इसको तुरंत वापस किया जाए। ये खिलवाड़ कर रहे हो आप बच्चों के साथ। हो गया। मेरा नाम इसमें होते ही तो इतने सारे विधायकों को इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी। सर, पोर्टल हमेशा खुला ही नहीं होता। कभी उसमें कहा जाता है कि जिन्होंने किसी सरकारी कार्यालय में काम किया हुआ है वही पंजीकरण करा सकते हैं, दूसरे करा ही नहीं सकते। और सर, पारदर्शिता, ये तो विधायक रणधीर गोलन जी के बेटे ने इल्जाम लगाया है कि 49 लाख रुपए दिए और नौकरी नहीं लगी। सर, पारदर्शिता की बात हो रही है। और सर, जवाब पे बताया गया कि HPSC और HSCC से भी अलग से भर्ती हो रही है। सर, अगर भर्ती हो रही है तो इतनी पोस्टें खाली क्यों हैं? और कितने स्पीकर सर, जिन्होंने पंजीकरण कराया और उन्हें नौकरी नहीं मिली, क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? लाखों लोग ऐसे हैं, पहले तो वो पंजीकरण नहीं करा पा रहे। जो पंजीकरण करा लेते हैं और नौकरी नहीं मिल रही, क्या उन्हें आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है सर। और दूसरा भी, कितनी भर्तियां HSCC के माध्यम से हुई हैं, वो तो बाईपास हो गया।
पक्की नौकरी नहीं है। जो आदमी, जैसे अभी हुड्डा साहब ने भी कहा कि 6 दिन बाद निकाल दिया, किसी को 2 महीने बाद निकाल दिया, किसी को 6 महीने बाद निकाल दिया, उनका भविष्य क्या है? तो शोषण तो युवाओं का सर हो रहा है, यहां पे शोषण तो है, कहां जाएंगे वो? तो जो भर्ती HSSC HPSC के माध्यम से होनी चाहिए वो कौशल रोजगार के माध्यम से ना किया जाए। और इसके अंदर जो बताया गया कि पारदर्शिता नहीं है, उस पारदर्शिता को बढ़ाया जाए। HKRN एक विशेष पर्पज से बनाया गया है और जैसा पहले मंत्री जी ने भी उसमें बता दिया और हमारी बहन किरण जी ने भी उसको स्वीकार किया कि ये आउटसोर्सिंग का जो ठेकेदारों के माध्यम से हम भर्ती करते थे, लोगों को लेते थे, ये उसका एक विकल्प है। वो जो सारी शिकायतें आती थी वो शिकायतें ना रहें और हम उनकी शोषण से कैसे युवकों को बचाएं, क्योंकि सैलरी कम है ये हमको पता है। उस सैलरी में से भी उनका और शोषण होता रहे। किसी को पहले एडवांस में ले लिया, फिर उनके बैंक में खाते में डाल दिए, किसी का PF जमा नहीं कराया, किसी को ESC की सुविधा नहीं दी। वो सारी चीजें खत्म करने के लिए हमने उसको वहां लिया है। तीसरा, एक नया पोर्टल है, पहली बार बना है, इसमें कोई कमी नहीं होगी ऐसा कोई दावा नहीं है। कुछ कमियां इसमें मान लो हैं तो चर्चा में से निकलेंगे, उसको ठीक किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा। चौथी बात, इसमें भर्तियां अभी मात्र 4-5 हजार ही हुई है। बाकी तो जो पिछले ठेकेदारी पर चल रहे थे लोग, उनको इसमें पोर्ट किया गया है ताकि वहां की सूची से निकाल करके इसमें डाल दिया जाए। जो कठिनाइयां उनको वहां आ रही हैं वो यहाँ बंद हो जाए और उनकी सहमति से सब कर रहे हैं, बिना सहमति के नहीं कर रहे। बल्कि एक जांच का विषय हम जांच करेंगे कि जो पहले भर्तियां आउटसोर्सिंग हो रही थी उसका ना तो कहीं हमारे HR डिपार्टमेंट में HKRS में कोई रिकॉर्ड होता है, ना उसकी तनख्वाहें हमारे सिस्टम में से DD उसमें से जाती हैं। वो तो ठेकेदारों के माध्यम से उनको पैसा इकट्ठा जाता है, वो आगे दे देते हैं, नाम की लिस्ट देते हैं। हजारों लोग अभी भी बकाया हैं जिनके नाम पोर्ट भी नहीं कर रहे वो, और वो मिल भी नहीं रहे, कोई शिकायत भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है नीचे कोई गड़बड़ ठेकेदारों के लेवल पर रही होगी कि नाम कितने ही दे दिए, लगाए कितने, और उसमें फिजिकली लोग हैं कि नहीं है, ये भी एक हमको ध्यान में आ रहा है। लेकिन जांच का विषय भी करके बताएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि अगले सत्र में ये सारा डाटा भी आपको बता सके। एक बहुत बड़ा ऐसा जो गलत दिशा में एक विषय चला हुआ था उसको ठीक करने के लिए सब कर रहे हैं। स्पष्ट इसमें है कि ये पक्की नौकरी नहीं है, ये आउटसोर्सिंग की नौकरी है, कच्ची नौकरी है, 1 साल के लिए प्रारंभ में होती है। हर साल 1-1 साल के लिए ही अगर जरूरत होगी तो एक्सटेंड किया जाएगा। इनकी जगह पर अगर पक्की नौकरियों को लोग आएंगे HPSC HSSC के, तो ये लोग हटने ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हटने हैं। तीसरा, ये जो मेरिट की बात बार बार हो रही है, देखिए मेरिट तो हमने योग्यता को, जो उनकी योग्यता, मिनिमम योग्यता इंडियन डिपार्टमेंट ने हमको कही है कि हमको इस योग्यता के लोग चाहिए। अध्यापक हैं तो अध्यापक के लिए PGT की ये योग्यता वो पूरी करें, PGT के लिए ये करें, जो भी कोई सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के हिसाब से ये करें, और साथ में उनका HTET का टेस्ट भी पास हुआ होना चाहिए। बल्कि कुछ एक पहले से जो भर्ती की गई थी उसमें अभी चूंकि HTET की लोग नहीं थे तो उस समय उन्होंने कहा कि जल्दी चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेरी लोग चाहिए तो इसलिए चाहिए कि हमारा HPSC में HSSC में टाइम ज्यादा लगता है। भर्ती शुरू करने के बाद 6 महीने साल भी लगते हैं, हम और आप सब पहले करते रहे हैं। ये इंडेंट के 15 दिन में, 1 महीने में इनको टेम्परेरीली उनको दे दिया जाए ताकि बच्चों की शिक्षा वो यानी प्रभावित ना हो, या कोई और किसी डिपार्टमेंट का काम है वो जल्दी से हो जाए, प्रभावित ना हो। PN भी होंगे, ड्राइवर भी होंगे, कहीं टेम्परेरी मानो इंजीनियरिंग के लोग भी होंगे, कहीं क्लर्क भी होंगे। तो ऐसे सब पोस्टों के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो सब इसमें की जाएगी। अभी तो मोटे रूप से 2 बड़े ग्रुप अध्यापकों के किए थे और उसमें एक कठिनाई आई थी। क्या? पहले तो HTET की कंडीशन लिख के नहीं दी थी, बाद में डिपार्टमेंट ने कहा कि इसमें तो HTET होना चाहिए था। हमने उसमें बिना HTET के भी कुछ उनको मार्क्स दे करके उनके जो उनकी क्वालिफिकेशन थी, यानी जो ओरिजिनल क्वालिफिकेशन थी उसके मार्क्स उतने ही 20 नंबर HTET का है तो 20 नंबर उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि किसी तरीके से लेकर के टेम्परेरी है, पढ़ाना है बच्चों को, बाद में जैसे पक्के आएंगे उनको अलग करेंगे। फिर सेकंड टाइम में HTET ले लिया, लेकिन बाद में ये HKRN के लोगों ने कहा कि वो तो HTET डिपार्टमेंट के हिसाब से होता है, हर एक डिपार्टमेंट का अलग HTET का पेपर होता है। ऐसी जानकारी मेरे लिए भी पहली बार है। उसके कारण से कुछ बच्चों को ऑफर लेटर देने के बाद भी उनके अपॉइंटमेंट लेटर नहीं जा सके। जैसे 9 तारीख और 12 तारीख की जो बात बता रहे हैं उसमें से ऐसे कुछ हैं, तो 600-700 लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं गया है। 2000 सिलेक्ट हुए थे, 1400 के लगभग ज्वाइन हुए, 600 लोग अब इसमें रह गए। आगे उनकी जैसी आवश्यकता होगी उनकी मेरिट के हिसाब से जो फाइनल मेरिट है उसको सिलेक्शन में फिर आ जाएंगे तो फिर लगेंगे। तीसरा, कोई एग्जाम नहीं है इसमें, मेरिट एग्जाम से तो ना भी जा सकती है। या तो क्राइटेरिया क्या है, प्राथमिकता क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके सामने विषय रखा जाता है, वहां वो क्राइटेरिया प्रायोरिटी तय करते हैं। क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन तो अनिवार्य है ही है जो मांगते हैं। दूसरा क्राइटेरिया, एक तो जितना लोकलाइज हो सके उतना लोगों को लेना चाहिए। ये जो ट्रांसफर आता है थोड़ी तनख्वाह का आदमी और 200 किलोमीटर दूर उसकी बारी आएगी, हो सकता है प्रारंभ में तो कह दे हाँ ठीक है,
क्योंकि उसको नौकरी नहीं है, घर खाली बैठा है, वो 100-200 किलोमीटर दूर की भी हाँ करेगा, बाद में वही कहेगा मेरी थोड़ी तनख्वाह है जी, वो आपके हमारे सबके पास जाएगा, मुझे तो घर के पास चाहिए। तो हमने जो लोकलाइज लोग हैं उनको ज्यादा प्राथमिकता दी है। दूसरा, जो गरीब परिवार है, जो अंत्योदय की श्रेणी में आते हैं, जिसकी तुरंत आवश्यकता है, नई पक्की नौकरी भी मिल रही, तो जब तक नहीं मिलती तब तक यहां एडजस्ट हो जाए। तो उसके अंदर जो 1 लाख से भी नीचे क्राइटेरिया जिनका है, यानी परिवार की इनकम, अब आप कहते हैं कि किसने तय किया? देखिए, परिवार पहचान पत्र में बहुत पारदर्शी तरीके से हमने 70 लाख परिवारों का रजिस्ट्रेशन किया है, और 70 लाख परिवारों में जिनकी गरीबी रेखा से नीचे, वो भी हरियाणा में ही तय किया पहली बार, जो अभी तक 1,20,000 रुपए वार्षिक थी, 10,000 रुपए प्रति महीना, हमने उसको बढ़ा करके 15,000 किया, ताकि और थोड़ा लेवल यानी गरीबी रेखा का ऊपर हो जाएगा तो ज्यादा लोग उसमें समाहित होंगे। और ये परिवार अब लगभग 30 लाख के आसपास है, जो हमने कल भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो राशन कार्ड की बात कही है या और जो क्राइटेरिया कहा है, ये 30 लाख परिवार है। 30 लाख परिवारों में उस योग्यता का कोई व्यक्ति मिलता है। और आयु भी ये जो 30 और 35 साल के आसपास का है, इसको प्रायोरिटी दो, क्योंकि इससे बड़ी आयु का व्यक्ति भी वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो चुका है, और जो खास करके एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये 30 साल तक 35 साल तक तो फिर भी अपने एजुकेशन साथ न्याय कर सकता है। बाकी चीजें वो बड़ी आयु का व्यक्ति शायद हमने हालांकि 45 साल 47 साल भी आयु रखी हुई है, रिजर्वेशन में 47 साल है। अब हम विचार करें कि 47 साल का एक व्यक्ति, उसको नौकरी देंगे और वो बच्चों के साथ न्याय कर पाएगा? 8 साल बाद 10 साल बाद रिटायर होने वाला है वो। तो इसलिए एक आदर्श आयु की जो सीमा जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है वो 30 और 35 साल का है, उसको प्रायोरिटी। लेकिन बाकियों को लगाना नहीं, ऐसा नहीं है, बाकियों थोड़ी मार्क्स कम कर दिए। अभी हमने जिले को एक इकाई माना था कि एक जिले के लोगों को प्राथमिकता दी जाए। विचार है कि जिला भी कई बार बड़ा होता है, अब सिरसा जिला, डबवाली भी वही है और नाथुर चोपटा भी उसी में है, डिग्री भी उसी में है, दोनों का मिलाकर के 80 किलोमीटर की दूरी है। तो इसको ब्लॉक के हिसाब से एक श्रेणी बनाई जाए कि ब्लॉक के अंदर है तो ज्यादा मार्क्स दिए जाए, जिले में थोड़ा उससे कम दिए जाए, एडजॉइनिंग जिले में और कम दिए जाए। और हमारी कोशिश है कि ऐसी कच्ची नौकरी जो है वो एडजॉइनिंग जिले से ज्यादा दूर के व्यक्ति को बेशक भी डाला जाए, वहां कहीं जरूरत पड़ेगी वहां देखेंगे। इसलिए ये सारे क्राइटेरिया जो बनाए गए, इस क्राइटेरिया के आधार पर योग्यता, हाँ अनुभव। एक प्रारंभ में ये था कि एचआर में शुरू में जो अनुभवी लोग हैं, जो हरियाणा सरकार के ही किसी विभाग से, बोर्ड कॉर्पोरेशन से, क्योंकि वहां वो कच्चे नौकरी वाले हटते तो हैं ही हैं। जैसे ही हमारा जोर है कि एचपीएससी की, एचएससी की नौकरी को बढ़ाओ, जब वो बढ़ाएंगे तो उनकी जगह जो लगे हुए हैं उन्हीं पोस्ट के अगेंस्ट ही हैं, वो हटेंगे तो उनको पहले प्राथमिकता दो, अनुभव के मार्क्स अलग से दो। अनुभवी लोगों को सबको रजिस्टर कराया था, जिनका अनुभव नहीं था उनका नहीं कराया था। विषय आया कि प्राइवेट अनुभव को भी इसमें शामिल करो। प्राइवेट अनुभव की ऑथेंटिसिटी कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्राइवेट के अनुभव की सर्टिफिकेट कौन लेके कहां से आएगा? कोई आपके हमारे हाथ में है कुछ? किसी भी फैक्ट्री से, किसी भी कंपनी से प्राइवेट का सर्टिफिकेट बना कर लाएगा और फिर वो बाद में कहेंगे कि ये सब तालमेल हो गया, खेल हो गया। तो इसलिए जो ऑथेंटिसिटी जिस डिपार्टमेंट की है, बोर्ड कॉर्पोरेशन की है, अनुभव उसी का माना जाएगा और किसी का अनुभव हम मान नहीं सकते। तो ये अनुभव का विषय। फिर इसमें कल क्या होगा? चिंता जायज है, 1 साल के बाद, 2 साल 4 साल बाद इसकी जगह कोई आएगा, ये हटेगा। अब सारी उम्र के लिए लगने वाला नहीं है। हम ये कहते हैं कि अच्छा सारी उम्र की चिंता इसकी, वो तो पक्की नौकरी वाला ही सारी उम्र का उसका प्रावधान है। जो कच्ची नौकरी के, ठेकेदारी के या हरियाणा कौशल रोजगार के, इनको सारी उम्र के लिए हम कोई व्यवस्था बना नहीं सकते, ना हमारा कोई इसके अंदर कोई स्टैट्यूटरी कोई प्रावधान हो सकता। एक साल मैंने बताया, वो 3 दिन का मैंने बताया, वो योग्यता के अंदर गड़बड़ हुई है। उसमें 600-700 लोग बचे हैं जिनकी योग्यता पूरी नहीं थी, लेकिन उनको ऑफर लेटर चला गया, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। केवल 12 तारीख को जो आप बता रहे 9 तारीख को ऑफर लेटर गया होगा। ऑफर लेटर